हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एमपीपीएससी। आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रीज और मिनरल्स जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर मिनरल वेल्थ बहुत ज्यादा है। एमपी जो है उन कुछ गिने चुने राज्यों में काउंट होता है जहां पर मिनरल प्रोडक्शन काफी ज्यादा मात्रा में होती है। ओवरऑल मिनरल प्रोडक्शन की टर्म्स में बात करें तो एमपी की जो रैंकिंग है 8th है, वो इट इज अमंग्स द 8 टॉप मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। जब एमपी डिवाइड नहीं हुआ था, यानी कि छत्तीसगढ़ जब उसका पार्ट था, कल हमने पढ़ा था, उसके साउथ ईस्ट पोर्शन से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। जब अलग वो नहीं हुआ था तो एमपी का स्थान नंबर 1 पे आता था। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फर्स्ट मतलब तब उस टाइम पे इट वाज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन। आज के टाइम में अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इस वाली बुक को जब भी मतलब इस वाले लेक्चर में जब भी आया करो ना, अपना दिमाग फैक्चुअल मोड पे कर लिया करो। एनालिसिस तो कवर हो ही जाएगी क्योंकि वो सारी चीजें यूपीएससी वाले सब्जेक्ट्स तो इसके अंदर है ही शामिल। सिर्फ एमपी जीके में अपना जो वो है फोकस टोटल फैक्चुअल कर लिया करो, रट्टाफिकेशन वाला। ठीक है, तो एट प्रेजेंट कितने मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं पूरी स्टेट में? 23 मिनरल्स आर बीइंग प्रोड्यूस, दो मोर देन दैट आर फाउंड इन द स्टेट। लेकिन इतने कुल मिलाकर गिनी चुनी श्योर शॉर्ट प्रोडक्शन होती है एनुअल बेसिस पे। इसके अलावा मध्य प्रदेश फेमस है अपने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, हैंडलूम क्लोथ के लिए, जो कि मैन्युफैक्चर करे जाते हैं महेश्वरी और चंदेरी में। चंदेरी साड़ी का नाम सुना होगा किसी ने, बड़ी फेमस होती है, सुना है? यहां पर फैक्ट्री होती है, बहुत फेमस साड़ी है वो, काफी ज्यादा उसका नाम है। इंडिया के बाहर भी चंदेरी साड़ियां मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस होती है। मध्य प्रदेश अपनी पीठ थपथपाता है क्योंकि उसके पास बड़े सारे हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं, यहां पर पाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। स्टेट जो है, जो टेलीकम्युनिकेशन के लिए आप लोग करंट अफेयर में कभी ना कभी आपने सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। उसके लिए जो ऑप्टिकल फाइबर मतलब काइंड ऑफ जो अपने वाईफाई के लिए या फिर फोन कनेक्टिविटी के लिए, जो सिग्नल्स के लिए, जो एक आप ऐसा समझ लो लेमन लैंग्वेज में एक तगड़ी इलेक्ट्रिक तार काइंड ऑफ जो यूज करी जाती है, उसकी प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा अच्छे खासे अमाउंट में होती है। बड़ी सारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल में किसी को कोई वर्ड में दिक्कत तो नहीं है ना, कार से रिलेटेड जो भी चीज होती है, कार बाइक वगैरह, इनको ऑटोमोबाइल कहते हैं। ठीक है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, बड़ी सारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वो इंदौर के पास पीथमपुर में डेवलप होती है। ठीक है, इंदौर बेसिकली याद रखना, अभी जो प्रिम्स कैप्सूल आएगा उसके अंदर आपको बड़ी सारी चीजें लिस्टिंग मिल जाएगी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज जो कि पब्लिक सेक्टर मतलब जो सरकारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी यहाँ पर लोकेटेड है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL भोपाल के अंदर, ये देख रहे हो इसकी लोकेशन, फैक्ट। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद के अंदर, दूसरा फैक्ट। बैंक नोट प्रेस हमारे देश में कहाँ है? ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देवस के अंदर। और न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर में, और एक्लॉयड फैक्ट्री जो है वो नीमुच में। ठीक है, इसके बाद ओमान बीना रिफाइनरी, ओमान के साथ मिलकर हमने कोलैबोरेट कर ये एक ऑयल रिफाइनरी डेवलप करी थी। मेरे सगे मौसा जी जो है यहाँ पर CEO हैं, वो इस रिफाइनरी को संभालते हैं। मध्य प्रदेश में जगह है बीना। जब झांसी जगह यूपी में जब वो कवर हो जाता है, यूपी का वो बॉर्डर, वहां से आप निकल जाओ तो ट्रेन से 1.5-2 घंटे का रास्ता रहता है, जहां पर ये एक जगह पड़ता है बीना। वहां पर ऑयल रिफाइनरी के लिए वो काफी ज्यादा वो फेमस है, वो उधर के CEO है। ठीक है, तो ओमान बीना रिफाइनरी जो है आगासोड़ में है, नियर बीना इन सागर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब ये सागर डिस्ट्रिक्ट किसके लिए फेमस रह चुका है? एक बारी आप उनको जानते होंगे, उसके आसपास इनकी पोस्टिंग थी। आई थिंक सचिन अतुलकर का नाम सुना है ना, बॉडी बिल्डर IPS, इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा। हाँ, ये वहीं से थे। ठीक है, वो अभी मध्य प्रदेश में ही है, आजकल उनकी पोस्टिंग ग्वालियर में है। हाँ, एल्कोलॉइड, मुझे ये मैं क्वेश्चन देने वाला था। एल्कोलॉइड मुझे तुम लोग नेक्स्ट क्लास में बताओगे ये कैसा केमिकल होता है और उसके यूजेस क्या होते हैं, किस चीज में यूज आता है। फैक्ट्री है भाई, तो कहीं ना कहीं तो यूज आता होगा ना, मैं बोलने ही वाला था। जस्ट लिख लो क्वेश्चन, एल्कोलॉइड क्वेश्चन के ऊपर मुझे कल तुम लोग बताओगे या फिर आज शाम को लिखकर भेजोगे कि इसके यूजेस क्या है, हमारे देश में क्या चीज में यूज होता है, ये कहाँ, क्यों। ठीक है, तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो है वो आने वाला है पीथमपुर में। ठीक है,
अभी जैसे ग्वालियर का एयरपोर्ट भी बंद था, शुरू हुआ है अभी रिसेंट ईयर्स में शुरू हुआ है, काफी सालों से वो बंद पड़ा हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी सेटअप करा है इंदौर में। तो देखो ये क्वेश्चन बन सकता है इकोनॉमिक्स में या कहीं या बहुत सारे एग्जाम्स में आ सकता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि हमारे देश में इनमें से स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अगर दे रखा हो कभी ऑप्शन में इंदौर स्पेसिफिक ना होकर मध्य प्रदेश दे रखा हो तो सोच लेना हाँ वहां पर भी है यार, मैंने पढ़ा था इंदौर, ऐसे काम आ जाएगा ये। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोट करी जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश की एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी है। क्या है पॉलिसी में पढ़ाऊंगा। काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है ना, वो बड़े सारे इनिशिएटिव चलाती है। क्या है वो इनिशिएटिव, इसके इस बुक के अंदर इकोनॉमी का एक सेक्शन है, उसके अंदर आपको वो बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने बड़े सारे एफर्ट्स अनाउंस करे हैं इंडस्ट्रीज की प्रमोशन की दिशा में, और उसके लिए एक पर्टिकुलर एक पॉलिसी भी लेकर आई है एमपी की सरकार, इंडस्ट्रीज प्रमोशन पॉलिसी, जो कि वेरियस इंसेंटिव्स ऑफर करती है उन स्टेट्स को, उन कंपनीज को, उन दूसरी कंट्रीज की कंपनीज को जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके अलावा सैंक्शन कर दिया है एक नेशनल ऑटो टेस्टिंग और रिसर्च प्रोजेक्ट, और नेशनल ऑटो टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट जो है वो एमपी का, उसके पीथमपुर में आएगा। तो यहां से आपको कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट भी कवर हो गई होंगी। डिस्ट्रिक्ट सारी आपको याद करनी है, 53 डिस्ट्रिक्ट है एमपी के अंदर, वो आपको सारी याद करनी। 52 थी, लेटेस्ट बन गई है एक। ठीक है, इससे अलग बुक बनी है, मैं ये भी पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर के अंदर। पूरा आपका एमपी का मैप है, बस यहाँ पर आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या पाया जाता है वो आपको याद करना है। लेकिन व्हेन यू विल गो थ्रू द एंटायर एमपी जीके, हर एक डिस्ट्रिक्ट की खास बात आपको कवर हो जाएगी। या पता है ना आपको, ये वाला चैप्टर इंट्रोडक्शन का, इसलिए यहाँ पर ना पूरा भसड़ मचाकर सब कुछ एक साथ दे रखी है इन्फॉर्मेशन एक सिस्टमेटिक ढंग से। अभी हम इसको चीजों को खोल खोल के आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। ये वाली बुक बहुत प्यारी तरीके से डिवाइडेड है, हिस्ट्री ऑफ एमपी, इकोनॉमी ऑफ एमपी, सोसाइटी ऑफ एमपी, स्पोर्ट्स ऑफ एमपी, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमपी, ट्राइबल्स ऑफ एमपी, कल्चर ऑफ एमपी, लैंग्वेजेस ऑफ एमपी, फैक्ट्स रिलेटेड टू एमपी, रिवर्स ऑफ एमपी, माउंटेन्स ऑफ एमपी, सारी लिस्टिंग चैप्टर्स की फॉर्म में दे रखी है। अभी सिर्फ ये एक इंट्रोडक्शन है, डोंट वरी। ठीक है। एग्रीकल्चर, इसको सोया स्टेट भी बोला जाता है, तो अदर नाम आ सकते हैं। भाई ये वाला क्वेश्चन ना 11-14 बार पूछ चुका है कम से कम मध्य प्रदेश, और दूसरे एग्जाम्स के अंदर भी आ सकता है ये, यूपीएससी भी दे सकता है ये, कि सोया स्टेट किसको बोला जाता है, मध्य प्रदेश को बोला जाता है। एग्रीकल्चर जो है एमपी की स्टेट इकोनॉमी का काफी बड़ा पार्ट है। 70, आप ऐसा लिख सकते हो, ये एग्जैक्ट नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, आप अप्रॉक्स 75% जो लोग हैं रूरल एरियाज के अंदर जो यहाँ पर रहते हैं, और काफी ज्यादा मात्रा की जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये कोई यहाँ पर आप नई लाइन नहीं पढ़ रहे हो। अक्सर जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी 11th-12th के अंदर, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, आप अक्सर एक फैक्ट पढ़ते होगे ना कि सिंस इंडिपेंडेंस अराउंड 75 to 85% ऑफ द पीपल वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली directly or indirectly dependent on the primary sector, agriculture sector. ठीक है। यहां पर more than 50%, एग्जैक्ट नंबर 52% का जो एंटायर लैंड एरिया है, कितना है लैंड एरिया मध्य प्रदेश का, कल क्या देखा था हमने, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। इसका 50% से ज्यादा 52% लैंड एरिया यहां पर कल्टीवेबल है, खेती बाड़ी किसी न किसी प्रकार में की जा सकती है। और ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसने स्टेट्स की प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट में काफी ज्यादा अहम रोल प्ले करा है। जैसे एमपी के जो किसान हैं काफी अच्छी पोजीशन में, कहीं किसान जो हैं वो रहते हैं, और लैंड वगैरह काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज भी मध्य प्रदेश में, ये देखने के लिए कि कौन पर्सन अमीर है, जमींदार है, और क्या कहते हैं, रिचनेस को डिटरमाइन करने के लिए कि कितनी गांव में जमीन है, ये चीज आज भी एमपी में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें अगर हम लोग इरिगेशन ऑफ पावर की, तो बोथ कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो है एनर्जी के मध्य प्रदेश की स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है। क्या होते हैं कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, मयूर, दिवजोत, क्या होते हैं कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज? अंकिता, बिस्मे, अमित, क्या होते हैं? कशिश, हाँ यही है। ठीक है। सन, सोलर एनर्जी, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो सूरज, गर्मी काफी ज्यादा रहती है, ग्वालियर और भिंड डिस्ट्रिक्ट जैसे हैं काफी ज्यादा गर्म रहते हैं, पथरीले इलाके हैं ये, सूरज की मात्रा
भरमार तरीके से। और जहां पर ये रहती है तो सोलर डिस्क पैनल आप लगा सकते हो जहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी वगैरह खर्चा बचेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी यहां पर करी जाती है। तो इरिगेशन फैसिलिटीज काफी सारी इंप्रूव हुई है रिसेंट ईयर्स के अंदर। और ये देखने को भी मिलता है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ भाई तभी हो पाई है जब इरिगेशन अच्छा रहा है मध्य प्रदेश का। टोटल पावर प्रोडक्शन जो मध्य प्रदेश की है वो कितने मेगावाट है? 21,220 मेगावाट। और इसमें से कितना शेयर कौन से सेक्टर का है? 41% थर्मल पावर प्रोडक्शन का शेयर है, 41% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, 18% रिन्यूएबल सोर्सेस। ठीक है, तो ये एनर्जी रिच स्टेट्स में से आता है मध्य प्रदेश। ये चीज ऊपर वाली शो करता है। ठीक है, अल्टीमेट नेट इरिगेशन कैपेसिटी मध्य प्रदेश की जो है वो 113.56 लाख हेक्टेयर्स है। ठीक है, जिसमें से 25.40 लाख हेक्टेयर्स जो है वो सरफेस वाटर से आता है, 86 लाख हेक्टेयर्स के आसपास ग्राउंड वाटर और 15 लाख हेक्टेयर्स अदर सोर्सेज से। अब आप कहोगे ये फैक्ट सारे याद करने हैं क्या? ये याद नहीं करने, बस एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर आपको आ जाए कि क्या डिफरेंट इरिगेशन फैसिलिटीज, थर्मल पावर प्रोडक्शन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन का यूज होता है, बिल्कुल होता है। ये चीज याद रखना कि थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम है, रिन्यूएबल एनर्जी इससे कम है। तो क्रोनोलॉजी याद रखना कि थर्मल और उसी के इक्विवेलेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्ट्रीब्यूशन कम है। ऐसे इस वाले पैराग्राफ में क्या याद रखोगे अब नीचे वाले पैराग्राफ में कि टोटल नेट इरिगेशन कैपेसिटी 113.5 लाख हेक्टेयर्स है, जिसमें से ग्राउंड वाटर की सबसे ज्यादा है 86। ठीक है, लैंड से जो है वो 25 सेकंड नंबर पे, और दूसरे सोर्सेज से अदर नंबर पे नंबर 3। लेकिन सबसे ज्यादा आपको याद रखना कि ग्राउंड वाटर से इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ पे यूज होती है। और इसलिए जो ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज का एक वो रहता है ना, वहां पर क्या कहते हैं उसको, काफी ज्यादा डिबेट रहती है कि एमपी के फार्मर्स ना अंधाधुंध ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ये होता है। और ये वाले जो लिमिटेशन है, मुझे एक बात बताओ, ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना है सबने? 1960s में जो आया था, HYV वैरायटी सीड्स यूज करे गए थे। तो ये वाली प्रॉब्लम तो उसके साथ भी एसोसिएटेड है ना, कि वो HYV वैरायटी सीड्स, तुम लोग एक चीज जानते हो ना, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स उसमें बहुत सारे यूज थे, पानी बहुत ज्यादा निचोड़ते हैं वो सीड, जब से वो सीड यूज होने लगे हैं। तो ग्राउंड वाटर जो वो है इम्बैलेंस है, वो तो हर एक स्टेट का वो झंझट है। सॉल्यूशंस लेकिन हमारे लिए बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर इंपॉर्टेंट है, जो हम पेपर में लिखेंगे वो आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे जब हम इकोनॉमी में आगे प्रोसीड करेंगे। डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स क्या? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा, सब लोग जानते ही होंगे। वैसे ये एमपी के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट करा जा चुका है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कोई डिस्ट्रिक्ट रह गया, वंचित रह गया मनरेगा से? भाई मनरेगा से एमपी का तो छोड़ो, पूरे देश में मतलब वो यूनिवर्सल है, मनरेगा सबके लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश फिर एक ऐसी वो है जिसने टॉप करा था ऐसा स्थान कि मनरेगा को कंप्लीट तरीके से इंप्लीमेंट करने में। बाकी स्टेट्स में आपको देखने को मिलता है मनरेगा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यूनिवर्सल है, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट, गांव, गली, मोहल्ले तक मनरेगा का प्रोग्राम पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये एमपी ने बहुत अच्छी तरह सुनिश्चित करा। यूपीएससी में इंटरव्यू में जॉब अपॉर्चुनिटी या जॉब जनरेशन से रिलेटेड जो जॉब कर चुके हैं, अगर उनसे मनरेगा का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अंकिता स्पेशली आप, तो आप ये वाला डिबेट दे देना आर्गुमेंट कि हमें मध्य प्रदेश की तरह सारे स्टेप्स लेने चाहिए। उसने हर एक गली मोहल्ले सारे डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करा है। ऐसे आपकी ये प्रिपरेशन काम आएगी हर जगह पर। एमपीपीएससी बहुत प्यारा पेपर है, इसकी जो नॉलेज है ना बहुत, अभी आप तुम इसकी हिस्ट्री तो देखना, खिलजी सल्तनत और मुगल वगैरह, ऐसे ऐसे कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो कि यूपीएससी में भी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां से थ्रो करके वहां डाल सकते हो। अब जैसे कल याद है ये विमेन रूलर्स, कहां गए विमेन रूलर्स, वो जो थी है ना, अब वो बहुत सारी आपको यूपीएससी में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आप यहां से लिख सकते हो, कभी कुछ याद ना आ रहा हो औरतों वाले चिट्ठी में उठा के डाल दो। ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन यूपीएससी में पढ़ते होगे। ठीक है, इसको लॉन्च करा गया था ताकि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हो सके। व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड होता है? क्रिस्टल क्लियर वर्ड में बोलना, क्या? वेरी गुड, सबसे सिंपल चीज है। सबको समझ में आया? बताओ, कशिश, दिवजोत, आशिमा, आप लोग को समझ में आया? बताओ, सबको आ गया? ठीक है, तो स्टेट ने बड़ी सारी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस भी करी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स जो होते हैं। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय बॉटलनेक्स? किसी ने एक टर्म सुनी है इकोनॉमिक्स में? हर्डल्स काइंड ऑफ। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट की बड़ी सारी स्कीम्स हैं, सेंट्रल असिस्टेंस भी यहां पर इसको मिलती है। अच्छा, दो बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं।
दो तरह की स्कीम होती है हमेशा, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ठीक है, क्या फर्क होता है मयूर दोनों में? ये तो दोनों में करती है। हाँ, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके पैसा खर्च करते हैं। अब इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जो प्लेन रीजन्स होते हैं वहां पर 60:40 का रेशियो के 60% सेंटर देगी, 50-50 भी दे सकती है। हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट के लिए तुमने स्कीम्स में विजन आईएएस में देखा होगा ना, पीटी 365 में, ये 90:10 के रेशियो में है ना, ऐसे करा जाता है जनरली। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कैसी होती हैं बताना जरा। हाँ, पैसा उसके लिए 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। मुझे कल तुम लोग सारे लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सर्च करो, कोई भी 6 ऐसी स्कीम बताओगे जो कि सेंट्रल सेक्टर है और 6 ऐसी स्कीम बताओगे जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। हमेशा के लिए 6 याद कर लेंगे, कहीं भी आएगा पटक देंगे उसको। लेकिन मुझे सारे लोग कल 6 लिख कर दोगे, अभी लिख कर, मतलब जब भी टाइम मिले लिख कर दोगे। ठीक है, इसको चाहो तो मतलब इसको भी लिख कर ही देना, मतलब टाइप मत करना, टाइप कुछ भी मत करा करो वैसे यार, पता है उंगलियां चलाना छोड़ दो, पेन चलाना स्टार्ट करो। मेंस का पेपर वरना कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम वगैरह पे कम एक्टिव रहा करो यार, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सोशल मीडिया नहीं छोड़ोगे तो बैठे रह जाओगे जिस जगह पर बैठे हो।